हेलो दोस्तों, पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम पार्ट 2। पहले हमने एक पाठ पढ़ा दिया था, अब अगला पाठ पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं? तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर तथा मिट्टी से जल को अवशोषित कर अपना भोजन बनाते हैं, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का अंत नहीं, खोज होगा। खोज 1798 ईस्वी में प्रिस्टले ने किया था। 1798 ईस्वी में प्रिस्टले ने किया था। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 6H2O समीकरण C6H12O6 प्लस 6O2। फिर कह रहा सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। सूर्य प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य रूप से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादित या सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनाती है जो जल से निकलती है। ऑक्सीजन बनाती है जो जल से निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के टूटने से ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन बनता है, रंध्र द्वारा वायुमंडल में मिल जाता है एवं हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग्लूकोज बनाता है। फिर अगला पॉइंट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित तथ्य पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च के रूप में संचित या जमा रहते हैं। तो पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट जमा रहते हैं किसके रूप में? तो मंड या स्टार्च के रूप में। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि पेड़ पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचित या जमा रहते हैं, तो मंड या स्टार्च के रूप में। अगला पॉइंट है जीव जंतु में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। जीव जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में रहेगा और पेड़ पौधों में मंड या स्टार्च के रूप में जमा रहता है। फिर कह रहा पेड़ पौधे नाइट्रोजन के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। फिर कह रहा है अगला पॉइंट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा या विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा को क्लोरोफिल अवशोषित करती है। फिर कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है। ऑब्जेक्टिव आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? तो दिन में होती है। अगला पॉइंट प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक किसके अंदर होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। यहाँ पे अंग खोदगा। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश से पूर्ण किरणों का अवशोषण करते हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से किसको अवशोषित करते हैं? तो पूर्ण किरणों को अवशोषित करते हैं। पूर्ण किरणों को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक पहला है तापमान, दूसरा है
प्रकाश की तीव्रता, तीसरा है जल की मात्रा, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री: सूर्य का प्रकाश, सूर्य से, क्लोरोफिल या पर्णहरित पत्तियों से, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 वायुमंडल से, जल H2O यानी जल H2O को मिट्टी से। फिर अमीबा किसे कहते हैं? अमीबा एक सरल प्रोटोजोआ प्राणी है। यह प्राणी समूहों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। आप पॉइंट करा कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार कुटपाद या पादप के कारण बनते और बिगड़ते रहते हैं। अमीबा का आकार कुटपाद और पादप के कारण बनते और बिगड़ते रहते हैं। फिर अगला पॉइंट कह रहा है अमीबा के शरीर के चारों ओर कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा के शरीर की चारों ओर क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा का भोजन छोटे छोटे जीवाणु डायटम और एक कोशिकीय जीव में होता है। अमीबा का भोजन छोटे छोटे जीवाणु डायटम और एक कोशिकीय जीव में होता है। अमीबा में पोषण अंतःग्रहण, पाचन तथा विसर्जन प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पोषण का अंतःग्रहण, पाचन तथा विसर्जन क्रिया द्वारा पूर्ण होता है। अमीबा में पोषण 3 विधियों द्वारा होता है। अमीबा में पोषण 3 विधियों द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण, दूसरा अमीबा में भोजन का पाचन, तीसरा अमीबा में भोजन का बहिष्करण। कुटपाद भोजन: अमीबा जो अपना भोजन कुटपाद के सहायता से पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कुटपाद के सहायता से पकड़ता है। तो पहला है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण। अमीबा अपने कुटपाद की सहायता से भोजन का चारों ओर से घेर लेता है और फिर उस भोजन को अपने शरीर के अंदर कर लेता है। दूसरा कह रहा है अमीबा में भोजन का पाचन। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन रसदानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है एवं वहां से शरीर के सभी भागों तक पहुंचा दिया जाता है। अमीबा में भोजन का बहिष्करण: अमीबा अपने भोजन को कुटपाद की सहायता से शरीर से बाहर निकाल देता है। रंध्र या स्टोमाटा: पत्तियों के बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस के छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। पौधों में रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा श्वसन गैसों या O2 जैसे में O2 तथा CO2 आदान प्रदान एवं बाष्पोत्सर्जन, विसरण या डिफ्यूजन की प्रक्रिया द्वारा होता है। कह रहा है पौधे में रंध्र या स्टोमाटा के खुलने या बंद होने का नियंत्रण 2 रक्षक कोशिकाएं करती है एवं इसकी भीतरी दीवार मोटी होती है। आएगा कि पेड़ पौधों में रंध्र या स्टोमाटा के खुलने या बंद होने का नियंत्रण 2 रक्षकों द्वारा होती है। इसकी दीवार कैसी होती है? तो मोटी होती है। अगला पॉइंट कह रहा है पौधों में रंध्रों के खुलना एवं बंद होना कोशिकाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। फिर कह रहा है वायुमंडल में गैसों की मात्रा। वायुमंडल में कितने प्रतिशत कौन सा गैस है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एकदम। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अगला पॉइंट है वायुमंडल में ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.99% या 21% होता है। फिर वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग तथा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। है कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक रंगक
पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसलिए हरे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग तथा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। परिजीविता किसे कहते हैं? परिजीविता एक सरल एककोशिकीय परिजीवी, समजीवी या पोषण समजीवी या मृत जीवी होता है। परिजीवा का आकार अनिश्चित होता है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि परिजीवा का आकार कैसा होता है, तो अनिश्चित होता है। फिर परजीविता का आकार प्लाज्मा झिल्ली से बना होता है। परजीविता का आकार किससे बना होता है, तो प्लाज्मा झिल्ली से। परजीविता में भोजन का ग्रहण एक निश्चित स्थान कोशिका मुख या स्टोमाटा द्वारा होता है। आहार नाल किसे कहते हैं? मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के स्थलीय जंतुओं में के भोजन के पचन के लिए एक विशेष प्रकार की अंग होती है। विशेष प्रकार की अंग होती है जिन्हें आहार नाल कहते हैं। अगला है पाचन तंत्र किसे कहते हैं? आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के साथ मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। मनुष्य का आहार नाल मुख्य से शुरू होकर मल द्वार तक बनती है। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। यहाँ पर से देखिए ये VVI ऑब्जेक्टिव है कि मनुष्य का आहार नाल की लगभग लंबाई कितनी है, तो 8 से 10 मीटर है। कि मनुष्य का आहार नाल मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। पहला आहार नाल के भाग, दूसरा मुख या मुख गुहा, तीसरा ग्रासनी, चौथा ग्रास नली या भोजन नली, पांचवा अमाशय, छठा छोटी आंत, सातवां है बड़ी आंत, आठवां मलाशय, नौवां मल द्वार। क्वेश्चन, मुख गुहा या मुख किसे कहते हैं? मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा से पाचन की क्रिया होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार्मय या टाइलिन एंजाइम द्वारा होता है। इसमें जीभ और दांत होते हैं। मुख गुहा में क्या होते हैं? जीभ और दांत होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो लार्मय या टाइलिन एंजाइम के द्वारा। फिर कह रहा है जीभ किसे कहते हैं? जीभ एक मसाल रचना है जो भोजन को चबाने तथा निगलने में सहायता करती है। स्वाद कलिकाएं, जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद नलिकाएं कहते हैं, जो स्वाद का पता लगाती है। दांत का वह भाग जो मसूड़े से धंसा होता है उसे जड़ कहते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े से धंसा होता है उसे जड़ कहते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला रहता है उसे शिखर या शीरा कहते हैं। फिर कह रहा है जड़ तथा शिखर के बीच वाले भाग को ग्रीवा या गर्दन कहते हैं। फिर दांत किसे कहते हैं? तो दांत के भीतर एक मज्जा गुहा पाई जाती है। इसके ऊपर डेंटिन की एक परत पाई जाती है जो पीले रंग की होती है। डेंटिन के ऊपर इनेमेल की परत पाई जाती है जो दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। इनेमेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। इनेमेल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का सफिक्स 2 की बनी होती है। दांत के ऊपरी परत का इनामेल कहते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। जो किसके बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। बच्चों में दूध की दांतों की संख्या 20 होती है जिसमें ऊपर एवं नीचे 10-10 होते हैं। इसे प्राथमिक दांत भी कहते हैं। ये 6 से 12 महीने की उम्र में निकलते हैं। अस्थायी दांतों का सूत्र 2×2, 1×2, 2×2, 3×3 इसे कहते हैं। ग्रासनी मुख गुहा के बाद का भाग है।
यह भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाती है। ग्रास नली किसे कहते हैं? ग्रास नली एक पेशीय नली है जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। इसमें भोजन का आगे बढ़ाना कर्मानुकुंचन द्वारा होता है। आमाशय भाग होते हैं: कार्डियम, फेंडियम, पोलेरियम और आमाशय ग्रंथि। आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि की कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मुख्य या श्लेष्मा कोशिका, मुख्य या श्लेष्मा कोशिका। दूसरा है अम्लजन या भीतीय कोशिका। तीसरा है मुख्य या जायमिक कोशिका। जठर रस किसे कहते हैं? जठर रस में 3 प्रकार के रस पाए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि जठर रस में कितने प्रकार के रस पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के। पहला हाइड्रोलिक अम्ल, तीसरा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, दूसरा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, तीसरा म्यूकस या श्लेष्मा। म्यूकस या श्लेष्मा। फिर कह रहा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण अम्लजन कोशिका से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के उपस्थित प्रोटॉन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। फिर अगला क्वेश्चन है म्यूकस या श्लेष्मा किसे कहते हैं? म्यूकस का रंग मुख्य कोशिका से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन से बचाता है। म्यूकस किससे बचाता है? हाइड्रोक्लोरिक और अम्ल और पेप्सिन से बचाता है। प्रत्येक दिन जठर ग्रंथियों से 3 लीटर रस का निर्माण होता है। प्रत्येक दिन जठर ग्रंथियों से 3 लीटर रस का निर्माण होता है। फिर कह रहा है पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? आमाशय में जब अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है तो आमाशय की दीवार में एक घाव उत्पन्न हो जाता है जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। प्रोटॉन का पाचन पेप्सिन में या ट्रिप्सिन करता है। वसा का पाचन लाइपेज करता है। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। वसा का पाचन लाइपेज और भोजन का पाचन पेप्सिन या ट्रिप्सिन करता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से आएगा, यहाँ पर VVI कर लीजिएगा। फिर कह रहा है लाइपेज वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। फिर कह रहा है दूध पीते बच्चे में प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। दूध पीते बच्चे में प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। आमाशय में जब भोजन गाढ़ा लेई की तरह हो जाती है तो उसे कोडम कहते हैं। कोडम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत किसे कहते हैं? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी रचना बेलनाकार होती है। तो ऑब्जेक्टिव आएगा छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है या छोटा भाग? तो लंबा भाग है। इसकी रचना कैसी होती है? बेलनाकार या शंकुकार? तो बेलनाकार। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। फिर कह रहा है कि मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगला पॉइंट कह रहा है शाकाहारी जीव जंतु में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि भोजन सेल्यूलोज का पाचन अच्छी तरह से हो सके, तथा मांसाहारी जीव जंतु में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। भोजन का पाचन किस अति से होता है? तो सेल्यूलोज के कारण। छोटी आंत के 3 भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग है? तो 3 भाग है। पहला है ग्रहणी, दूसरा जेनुनन, तीसरा इलियम। अगला पॉइंट कह रहा है ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। इसका आकार लगभग सी के जैसा होता है। इसका आकार लगभग सी के जैसा होता है। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है। इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग है। छोटी आंत के इलियम भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आएगा कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया किस क्रिया से पूर्ण होती है? तो इलियम भाग से। इलियम छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है। इलियम से छोटी आंत का सबसे लंबा भाग है।
फिर कह रहा है छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अमाशय रस, आंत्र रस या शशक एंटीरिक्स द्वारा होता है। फिर दीर्घरोम किसे कहते हैं? छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर अनेक अंगुली जैसी रचना या होती है जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम के कार्य, यह आंतरिक दीवार का क्षेत्रफल बढ़ा देता है। यह भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। यकृत या लीवर किसे कहते हैं? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत का भार लगभग 1.5 केजी या 1.5 किलो केजी का होता है। यकृत या लीवर का कार्य, पहला, यकृत पीत रस का निर्माण करता है। यकृत किसका निर्माण करता है? पीत रस का। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यकृत शरीर के अंदर बनने वाली अमोनिया को यूरिया में बदलती है। फिर तीसरा कह रहा है यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। चौथा कह रहा है यकृत प्रोटॉन का निर्माण कर रक्त में पहुंचाता है। पांचवा कह रहा है यकृत कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। फिर कह रहा है पीत किसे कहते हैं? पीत किसे कहते हैं? तो पीत गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। इसका निर्माण यकृत में होता है। इसका जमाव पित्ताशय में होता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। मनुष्य के पाचन में पित्त का महत्व है। ए, पित्त भोजन के में उपस्थित अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है। बी, पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ने में सहायता प्रदान करता है। पायसीकरण या इमलिशीकरण या विपिंडन, वसा के कणों को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने की क्रिया को पायसीकरण कहते हैं। फिर दूसरा कह अग्न्याशय क्या है? अग्न्याशय के ठीक नीचे ग्रहणी को घेरे हुए पीले रंग की एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय अग्न्याशय रस का निर्माण होता है। अग्न्याशय मिश्रित ग्रंथि, अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अतः स्त्रावी एवं बाह्य स्त्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि है। अग्न्याशय में छोटे छोटे अंतःस्त्रावी कोशिकाओं का गुच्छा पाया जाता है जिन्हें लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? लैंगरहैंस की दीपिका कहते हैं। फिर कह रहा अग्न्याशय के लैंगरहैंस की दीपिका शरीर के रक्त में ग्लूकोज एवं शर्करा को नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन और ग्लाइकोगोन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। फिर कह रहा है इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग उत्पन्न होता है। अग्न्याशय रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज तथा न्यूक्लियस नामक एंजाइम पाया जाता है। अंतः प्रक्रिया से अमाशय रस का शशक एंटीरक्स का निर्माण होता है। चाइल किसे कहते हैं? आहार नाल जब और अधिक तरल अवस्था में हो जाती है तो उसे चाइल कहते हैं। चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण नासिका द्वारा होता है। तीसरा, बड़ी आंत किसे कहते हैं? तो छोटी आंत आहार नाल के जिस भाग में खुलती है उसे बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत आहार नाल के जिस भाग में खुलती है उसे बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत को दो भागों में बांटा गया, पहला कोलन, दूसरा मलाशय या रिक्टम। फिर कह रहा है कोलन क्या है? तो कोलन 4 भागों में बटी है। कोलन कितने भागों में बटी है? तो कोलन 4 भागों में बटी है। पहला उपरिवाही कोलन, दूसरा अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा अधोगामी कोलन और चौथा है सिग्माइड कोलन। अंत में अपना भोजन मल के रूप में अस्थायी रूप से रिक्टम से में जमा करता है। सिक्कम किसे कहते हैं? बड़ी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक नली होती है जिसे सिक्कम कहते हैं। अपेंडिक्स, सिक्कम के ऊपर अंगुली के समान एक रचना पाई जाती है जिन्हें अपेंडिक्स कहते हैं। मानव शरीर में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है जिसके कारण इसे अवशोषी अंग कहते हैं। अमाशय में HCl की भूमिका।
हमारे आमाशय में अम्ल या आमाशय रस की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में अम्ल आमाशय की कोशिकाओं से अम्ल का निर्माण करता है। हाइड्रोलिक अम्ल का अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदल देता है। अम्ल जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है तथा भोजन के साथ आमाशय में हानिकारक बैक्टीरियाओं को नष्ट कर देता है और साथ ही भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या करता है? तो सहायता करता है। एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? भोजन के पाचन में एंजाइमों का क्या कार्य है? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने में सहायता करते हैं। यहाँ तोड़ने नहीं होगा, यहाँ जोड़ने होगा। एंजाइम पाचन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने में सहायता करता है। जैसे में पेट में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये देखिए, ये 2019 में पूछा है, इसको VVI कर लीजिएगा। लार क्या है? लार जो है वह क्या है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? लार एक प्रकार का रस है जिसका निर्माण मुख्य में लार ग्रंथियों से होता है। लार में इमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में किस नामक एंजाइम पाया जाता है? इमाइलेज। लार मुख को साफ रखती है और भोजन को चबाने तथा भोजन को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने और भोजन को पचाने में सहायता करती है। फिर कहता है हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह पाचन कहाँ होता है? तो आंसर है, हमारे शरीर में वसा का पाचन आमाशय में उपस्थित लाइपेज नामक एंजाइम के द्वारा होता है और यह प्रक्रिया मुख्य रूप से शरीर के अंदर आमाशय में होता है। 5वां का प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता। एक प्रयोग द्वारा दर्शाया है कि प्रकाश संश्लेषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषी में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषी में किसकी आवश्यकता है? क्लोरोफिल की आवश्यकता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। फिर कह रहा इसे प्रयोग द्वारा कुछ इस प्रकार दर्शाया गया है। क्रोटन जैसे पौधे की पत्तियों ले जिनमें 3 दिनों तक अंधेरे में रखें। इसके बाद पौधे को धूप में रखें। पौधे से एक पत्ती तोड़कर उसे अल्कोहल में उबाल। अब इस पत्ती को पानी से धोकर उसमें आयोडीन विलयन डालें। पत्ती का बाहरी हिस्सा नीला से काला नहीं होता है। इसका मतलब है कि इस हिस्से में स्टार्च नहीं है। वही पत्ती का अंदरूनी हिस्सा नीला से काला हो जाता है। इसका मतलब इस हिस्से में स्टार्च है। 1 पॉइंट बचा हुआ है। इस प्रयोग से पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्टार्च बनने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होती है। अब इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग लाएंगे कल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।